हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 10वीं की किताब के अंतर्गत राजस्थान जीके से संबंधित जो आपका पहला अध्याय दिया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले अध्याय के अंतर्गत आपके सभ्यता वाला टॉपिक है, इसके साथ साथ राजा महाराजा से संबंधित राजवंश वाला टॉपिक आपका दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है कक्षा 10वीं की किताब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएसएम एसएसबी के द्वारा ऑलमोस्ट जो भी सवाल आपके पूछे जाते हैं वह कक्षा 10वीं की किताब से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप कक्षा 10वीं की जो किताब है उसकी एक बार पूरी तरीके से रीडिंग लगाइए, या फिर जो भी वन लाइनर्स मैं आपको करवा रहा हूँ इनको आप एक बार ज़रूर देखिए। यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 15 से 20 मिनट का हमारा ये वीडियो रहेगा। 15 से 20 मिनट के वीडियो में जो सभ्यता वाला टॉपिक है ये हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आपका, सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था राजस्थान के लिए? तो ये आपका जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। ये आपकी 1829 में जो है प्रकाशित हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए राजपूताना शब्द किसने दिया तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द किसने दिया, तो ये आपके कर्नल जेम्स टोड ने दिया था 1829 में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कि इनकी किताब थी उसमें दिया गया था। प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो जांगल देश के अंतर्गत आपके बीकानेर वाला क्षेत्र, नागौर वाला क्षेत्र आता है। यानी बीकानेर नागौर वाला क्षेत्र, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एरिया आपका जोधपुर का भी इसमें आता है। तो ये बात आप याद रखना, बीकानेर नागौर जोधपुर वाला जो एरिया है वो आपका जांगल देश के अंतर्गत आता है। मरु और मरुवार के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता था? तो मरु और मरुवार के नाम से आपके जोधपुर वाले क्षेत्र को जाना जाता है। जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? विराट नगर यहाँ पर हो जाएगी। विराट नगर जो थी ये जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत थी और मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। अब आगे देखिए, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? यानी कि यहाँ पर यह पूछा गया है सूरसेन राज्य के अंतर्गत आपके कौन से जिले आते हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो एरिया है ये आपका सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता है। भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भैंस के ऊपर बीज से हम याद रखते हैं, भैंस के ऊपर क्या हो जाएगा आपका? बीज हो जाएगा। तो भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक जो आपका विस्तृत क्षेत्र है इसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। पठार जो है ये आपको 2-3 याद रखने हैं। एक आपको उड़िया का पठार याद रखना है। उड़िया का पठार जो है ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार है जिसकी ऊंचाई आपकी 1360 मीटर है और ये माउंट आबू में आपका स्थित है, सिरोही में। ठीक है। इसके अलावा एक आपका भोराट का पठार आता है जो कि आपका गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, और एक आपका भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक विस्तृत है, ऊपरमाल का पठार। किस जिले को प्राचीन समय में मांड या वल्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो मांड या वल्ल के नाम से प्राचीन समय में जैसलमेर को जाना जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहलाता था। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाएगा? इसे वागड़ कहा जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को। ठीक है। माही नदी जो है वो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया को कवर करती है जिसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया था। तो ये भी आप याद रखना, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। एक आपका पाक युग है, एक आपका आदि युग है, एक आपका ऐतिहासिक युग है। यानी कि पाक युग किसे कहा जाता है? जब सृष्टि आरंभ हुई वहाँ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक जो आपका काल है उसे पाक युग कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक जो आपका युग है उसे आदि युग कहा जाता है। और 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक का जो समय उसे ऐतिहासिक युग कहा जाता है। तो याद रखना, इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा तक पाक युग हो जाएगा, हड़प्पा से लेकर आपका 600 ईस्वी तक आपका आदि युग हो जाएगा, और 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक आपका कौन सा युग हो जाएगा? ऐतिहासिक युग यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार
कुल्हाड़ी जो है वो खोजी थी। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। 1870 की ये बात हो जाएगी। सीए हैकेट के द्वारा सर्वप्रथम पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी जो है खोजी गई थी। तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजी गई थी। बी आलचिन ने किस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो बी आलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे? तो ये जालोर में खोजे थे। किसके द्वारा खोजे गए थे? ये बी आलचिन के द्वारा जालोर में जो है ये पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे। महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका, याद रखना। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया? तो लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ आपके किस काल के उपकरणों को कहा गया है? तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया है। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा से प्राप्त उपकरण जो है ये नव पाषाण काल के हो जाएंगे। राजस्थान में ताम्र और ताम्र काश्यकालीन अवशेषों के बारे में देखिए, जैसे कि कुराड़ा सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? नागौर की हो जाएगी। साबणिया और पूगल सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी। और कोल महोली सभ्यता पूछी जाए तो ये आपकी सवाई माधोपुर की हो जाएगी। तो याद रखना, कोल महोली सभ्यता आपकी कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है। साबणिया बीकानेर की है, कुराड़ा नागौर की है। राजस्थान में ताम्र व ताम्र काश्यकालीन और भी अवशेष है आपके, जैसे कि नंदलालपुरा सभ्यता कहाँ की है? तो जयपुर की है। किराड़ोत चितवाड़ी सभ्यता कहाँ की है? जयपुर की है। एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखना किराड़ोत चितवाड़ी जयपुर की है, नंदलालपुरा आपकी जयपुर की है। पिंड पांडलिया सभ्यता कहाँ की हो जाएगी? तो ये चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। ये आपकी क्लास 10th की किताब में दी गई है, तो याद रखना है आपको। पिंड पांडलिया जो है ये चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर की है। कालीबंगा हनुमानगढ़ की है। और आहड़ और जाडोल जो है ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी। राजस्थान में कुछ और भी सभ्यताएं हैं, जैसे कि बूढ़ा पुष्कर सभ्यता आपकी अजमेर की है। एलाना सभ्यता अगर आपसे पूछी जाए तो जालोर की हो जाएगी। तो याद रखना एलाना सभ्यता कहाँ की है? जालोर की है। और मलाह सभ्यता जो है ये कहाँ की हो जाएगी? भरतपुर की हो जाएगी। एक आपकी नौ सभ्यता है और एक आपकी मलाह सभ्यता है, ये दोनों आपकी कहाँ की है? भरतपुर की है। किस सभ्यता का संबंध लो युगीन सभ्यता से है? तो लो युगीन सभ्यता से संबंध किसका हो जाएगा? नौ भरतपुर का हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी सभ्यताएं हैं, उनका संबंध आपका लो युगीन सभ्यता से है। नौ भरतपुर से आपकी दोस्तों यक्ष यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए और कौन सी आपकी लो युगीन सभ्यताएं हैं। तो जोधपुरा सभ्यता जो है ये भी आपकी लो युगीन सभ्यता है। इसके अलावा रेड टोंक जो है ये भी आपकी लो युगीन सभ्यता है। और एक आपकी कौन सी हो गई? तो एक आपकी जो है वो नौ सभ्यता हो गई भरतपुर वाली, वो आपकी लो युगीन है। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके नौ भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? तो लोहे गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुनारी सभ्यता जोधपुरा से आपके प्राप्त हुए हैं। ये सवाल आपका जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। लोहे गलाने की भट्टियां आपकी सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो ये जयपुर की हो जाएगी। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है? तो प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा जो है ये रेड टोंक सभ्यता को दी गई है। महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान की किन सभ्यताओं से सलेटी रंग के चित्र मर्दभाण संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर के अवशेष मिले हैं? तो सलेटी रंग के चित्र मर्दभाण संस्कृति के अवशेष आपके विराटनगर, जोधपुरा सभ्यता, सुनारी सभ्यता और नौ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता झुंझुनू की है, नौ सभ्यता भरतपुर की है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर की है और विराटनगर आपका जयपुर में हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, सलेटी रंग के चित्र मर्दभाण संस्कृति यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर आपके इन जगह से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखिए। कालीबंगा सभ्यता जो है ये द्वष्टदती या फिर सरस्वती नदी के किनारे, जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है उसके किनारे विकसित हुई है। और ये आपकी हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई थी। यह हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगी आपकी कालीबंगा सभ्यता। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। तो ये आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है। पंजाबी भाषा का शब्द है आपका कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये आपकी सरस्वती नदी, द्वष्टदती नदी के किनारे आपकी दोस्तों सभ्यता हो जाएगी कालीबंगा, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखिए। 1952 में सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष के द्वारा आपकी कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी 1952 में। फिर इसका उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा किया गया था। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। खोज इसकी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी।
उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं, यानी 5 स्तर जो है इसके सामने आए हैं। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी पाक हड़प्पा सभ्यता है और एक आपकी हड़प्पा सभ्यता है। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए हैं, जिसमें प्रथम 2 स्तर तो आपके हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तो प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और चौथा 5वां स्तर जो है वह हड़प्पा सभ्यता के बाद के हो जाएंगे, ना कि समकालीन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है और तीसरा जो है समकालीन है। ठीक है, 5 स्तर में इसका उत्खनन किया गया है। किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, यहाँ से एक बच्चे के कंकाल में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, जिससे शल्य चिकित्सा की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, शल्य चिकित्सा की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना गया है, यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना गया है। तो 6 छिद्र वाले बच्चे की कंकाल की खोपड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ और भी चीज़ें देखिए। यह एक आपकी नगरीय सभ्यता थी। तो ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये आपकी जो है गरीब बस्ती नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ये आप याद रखना। बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली है। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। किसका संबंध आहड़ सभ्यता से रहा है? तो आहड़ सभ्यता से संबंध आपका अक्षय कीर्ति व्यास यानी AK व्यास का रहा है। इसके अलावा RC अग्रवाल यानी रत्नचंद्र अग्रवाल और आपके HD साकलिया का रहा है। तो ये आप याद रखना, RC अग्रवाल, HD साकलिया और अक्षय कीर्ति व्यास का संबंध आपका आहड़ सभ्यता से रहा है। किस सभ्यता को धूलकोट और आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है? तो धूलकोट के नाम से और आगाटपुर के नाम से आपकी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी? तो 1953 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? तो ये सवाल जो है ये आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। किस सभ्यता में मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था? तो ये आपके आहड़ सभ्यता में दफनाया जाता था। ये बात आप याद रखना। आहड़ सभ्यता के बारे में देखिए। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आगाटपुर भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की जानकारी का अनुमान लगाया गया है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपकी धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है आहड़ सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता में भी धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जबकि अभी आपकी एक आगे आएगी गिलुंड सभ्यता, उसमें आपके आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। गिलुंड सभ्यता में आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस सभ्यता का उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया के निर्देशन में हुआ। तो रत्नचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई। तो ये आपकी आहड़ सभ्यता यहाँ पर हो जाएगी। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में BB लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया? तो BB लाल के निर्देशन में उत्खनन आपके गिलुंड सभ्यता का किया गया है 1957-58 में, और ये आपकी बनास नदी के किनारे हो जाएगी राजसमंद में। ठीक है, गिलुंड सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आग में पकी गई ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले, चित्रित मृदभांड। तो 5 प्रकार के बर्तन आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 1998 से लेकर 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर VS शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया है। तो ये याद रखना, VS शिंदे और ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया 1998 से 2003 में। और ये सवाल अभी आपका RS के एग्जाम में पूछा गया था। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। 1967 से लेकर 1970 तक डॉक्टर BN मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया? तो VN मिश्रा के द्वारा आपके बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया गया है। किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं? तो ये आपके बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता से आपके कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आप याद रखना। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र, जहां से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपकी एक सुई भी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ से आपकी एक सुई भी प्राप्त हुई है। सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। तो गणेश्वर सभ्यता जो है ये आपकी सीकर की हो जाएगी, कांतली नदी के किनारे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि इसका उत्खनन 1972 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यह 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी से कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा है। तो गणेश्वर सभ्यता से जो तांबा मिला है वो 99% तक प्योर तांबा है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से अगर 99% तक प्योर तांबा प्राप्त हुआ है तो ये तांबा किसी से लेंगे थोड़ी, ये तांबा किसी को देंगे। तो ये तांबा जो है ये हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को भेजा करते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेते नहीं थे, भेजते थे। तांबा किसको भेजते थे? हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कपिशवर्णी मर्दपात्र कहते हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, किस सभ्यता से एक रोमन एम्पोरा, सुरा पात्र और एक यूनानी सुराई मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। तो एक रोमन एम्पोरा आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका भीनमाल से प्राप्त हुआ है जो कि आपके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल जालोर के सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी आपका RC अग्रवाल के द्वारा किया गया था, भीनमाल जालोर सभ्यता का उत्खनन। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल भी आपको देखने को मिलेगा? तो भीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। ईसवाल सभ्यता किस जिले में है जहां से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ईसवाल सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी, जहां से आपके समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ईसवाल सभ्यता को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में स्थित है? तो बेराट आपकी जयपुर में स्थित है। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जयपुर में स्थित बेराट सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए। इस सभ्यता की खोज जो है ये 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। बेराट सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1936-37 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। इसका उत्खनन कार्य नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। बेराट से गोल मंदिर और अशोक का भाबरू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो बेराट से गोल मंदिर प्राप्त हुआ है और अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इसकी जानकारी किसने खोजी थी? तो भाबरू शिलालेख को आपके कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस सभ्यता से अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? तो ये बेराट सभ्यता हो जाएगी। रंगमहल सभ्यता आपकी कहाँ की है? तो रंगमहल सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ की है। ओजियाना सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। नगरी सभ्यता कहाँ की हो जाएगी? तो चित्तौड़ की हो जाएगी। नगरी आपकी चित्तौड़ की है, जबकि नगर सभ्यता आपकी कहाँ की हो जाएगी? टोंक की हो जाएगी। बरोड़ सभ्यता आपकी कहाँ की है? श्री गंगानगर की है। तिलवाड़ा सभ्यता आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। नगर सभ्यता टोंक की है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर की है। और एक सभ्यता है आपकी बालाथल सभ्यता, ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आर्य संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता के अवशेष आपके अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 84 से प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 84 से आपके आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी आपके अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते थे? तो सीवी जनपद जो है ये चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है। 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे, अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो मालव जनपद, योद्धे जनपद और अर्जुन जनपद ये आपके सिकंदर के द्वारा जब आक्रमण किया गया था 327 ईसा पूर्व में, तो ये आपके जो है राजस्थान में आकर बस गए थे। सिकंदर, ये आप याद रखना, सिकंदर ने आक्रमण किया था। आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति, मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम आपका शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेगा, आर्य जैन के रूप में। निम्न में से किस में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? तो यहाँ पर मिलती है, आप कर लेना, अंगुत्तर निकाय में आपकी मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है। आगे देखिए, महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राजधानी बनाया था।
तो विराट नगर को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत काल में विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा, और उत्तरा का विवाह जो था ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। आपको पता है अभिमन्यु जो थे ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो इन्होंने किससे विवाह किया था? उत्तरा से विवाह किया था, जो कि विराट की पुत्री थी। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो परीक्षित जो है ये कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। राजस्थान के किस प्रदेश में सालवू जाति रहती थी, जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? तो दोस्तों मत्स्य जनपद का संघर्ष जो है ये सालवू जनजाति से होता रहता था। सालवू जाति से किसके लिए होता था? अस्पष्ट सीमा को लेकर। और ये कहाँ पर रहती थी आपकी सालवू जाति? तो ये अलवर में रहा करती थी। किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया था चेदी जनपद ने। तो चेदी जनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया था और इसे अपने अधिकार में भी ले लिया था, लेकिन ज़्यादा समय तक ये इसे अधिकार में नहीं रख सके। मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने राज्य में शामिल कर लिया था? तो मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से मगध ने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। योध्या जनपद जो था ये आपका कहाँ पर निवास करता था? तो ये योध्या जनपद आपका गंगानगर साइड, हनुमानगढ़ साइड में, याद रखना इसको, योध्या जनपद को, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में ये आपका निवास करता था। आगे देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने वैदिक आर्यों की संतान माना है राजपूतों को। तो यहाँ से आपका राजवंश शुरू हो जाता है। तो राजवंश वाला जो टॉपिक है ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।